हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 स्टैंडर्ड की सीबीएसई बोर्ड की नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, दैट इज़ सोइंग। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन, हेल्दी सीड्स, गुड वेराइटी ऑफ सीड्स टू बी सिलेक्टेड। मतलब जो है सोइंग से पहले पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने कल्टीवेटेड किया, प्लाइंग किया, कल्टीवेटर से लैंड को लूजन किया ताकि आराम से जो है वो हम सो कर पाए, सीड्स जो है वो ज़मीन के अंदर जा पाए। अब क्या करेंगे, हम सोइंग के लिए गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। फार्मर्स प्रीफर यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। अच्छी क्वालिटी का अगर सीड होगा तो हाई यील्ड देगा। फार्मर्स गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है। वन डे आई सॉ माई मदर, दिस इज एक्टिविटी टाइप्स। वन डे आई सॉ माई मदर, सॉरी नॉट एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, सिलेक्शन ऑफ सीड। हम सिलेक्शन ऑफ सीड करेंगे अभी। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम्स सीड्स इन वेसल, pour water on them. After a few minutes, some seeds started floating. I wondered why seeds are floating. जो कुछ सीड्स होते हैं, जो कुछ सीड्स होते हैं, उनको जो है छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। घर में कभी आपने देखा होगा, जो इंसेक्ट्स है वो सीड्स को अंदर से खा जाते हैं, तो सीड्स अंदर से हालो हो जाती है और हालो सीड्स जो है वो हल्की होती है और हल्की होने के बाद सीड्स फ्लोट करने लगती है। तो वो जो सीड्स है ना, वो ख़राब सीड्स होती है। और जो सीड्स हेवियर होती है वो अंदर पानी के अंदर डीप जाके नीचे बैठ जाती है। तो इस तरीके से हम अच्छी सीड्स और बुरी सीड्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अब अच्छी मतलब गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी। ठीक है। टेक अ बीकर, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ वेट सीड्स, स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। यही मैंने अभी आपको बताया। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। अब ये आप कर सकते हो, कोई एक पानी का बाउल लीजिए, उसमें थोड़े से गेहूँ डाल दीजिए। जो हल्के वाले, जो ख़राब वाले गेहूँ है वो फ्लोट होने लग जाएंगे और अच्छे वाले गेहूँ है जो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है। वुड दोज लाइटर और हेवियर दैन दोज विच सिंक्स। वाई वुड दे बी लाइटर? डैमेज सीड्स बिकम हैलो। मैंने अभी आपको बताया, डैमेज सीड्स जो है वो अंदर से हैलो हो जाती है, इसीलिए वो लाइटर हो जाती है, इसीलिए वो पानी पे फ्लोट करती है। दिस इज़ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वंस। यही अच्छी मेथड है गुड हेल्दी सीड्स को डैमेज वंस से अलग करने की। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज नोन दैट टूल्स टू बी यूज फॉर सोइंग सीड्स। जो कौन से टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो अभी देखेंगे। ट्रेडिशनल टूल्स, टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फनल। ये जो है ये फनल शेप दिख रहा है, ये जो है यहाँ से हम सीड्स डालते हैं ताकि वो यहाँ से इस पाइप से आराम से नीचे जा सके। ये जो है बुल्स के साथ बंधा हुआ होता है, इसको बीम बोलते हैं। आराम से फिर हम इसको सीड्स डाल के ये नीचे जाती है। ये बुल्स इस इंस्ट्रूमेंट को खींचते हैं ताकि सीड्स जो है वो ऐसे लाइन से सो हो पाए। राइट, समझ में आ रहा है। द टूल्स ट्रेडिशनली फॉर सोइंग यूज इज लाइक फनल शेप। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, मैंने अभी बोला, पास डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स, अभी बताया। ये पाइप्स के सहारे अंदर जाती है, हैविंग शार्प पाइप एंड एंड दिस एंड पियर्स इनटू द सॉइल। जो एंड है वो शार्प होते हैं, ये सॉइल के अंदर घुसे हुए होते हैं। इस हिसाब से ये जो है वो सीड्स जो है वो अंदर सॉइल के जा पाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीड ड्रिल। Nowadays seed drill is used for sowing with the help of tractor. Seed drill जो है ये ट्रैक्टर से एंड बंधा हुआ होता है, जैसे लाइक कल्टीवेटर हमने पिछले वीडियो में देखा। तो इस सीड ड्रिल के हेल्प से यहाँ से सीड्स जाती है, इससे सीड्स चारों तरफ फैलती है और यहाँ से इस एंड से, शार्प एंड से ज़मीन के अंदर जाती है।
दिस सोव्स द सीड्स यूनिफॉर्मली एट ए इक्वल डिस्टेंस। जो हमने ट्रेडिशनल मेथड में देखा, बुल की हेल्प से कभी कम ज़्यादा हो सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ मशीन ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे एंड इक्वल डेप्थ पे सीड्स को सो करती है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड विद द सॉइल आफ्टर सोइंग। जो है एक एंड से वो सीड्स जो है वो अंदर जाती है, दूसरे एंड से मिट्टी उसके ऊपर आ जाती है, तो जो है सीड है वो मिट्टी के अंदर जा पाती है आराम से। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर सीड यहाँ रहेगा, ऊपर सॉइल रहेगी, तो बर्ड को दिखेगी नहीं, तो बर्ड सीड खा नहीं पाएंगे। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जैसे कल्टीवेटर है वैसे ही सीड ड्रिल जो है वो कल्टीवेटर की तरह ही जो लेबर है और टाइम है फार्मर का वो बचा लेता है। सीड ड्रिल यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को सो भी करता है, प्रोटेक्ट भी कर पाता है बाय ईटन बाय बर्ड्स, एंड लेबर और टाइम भी सेव कर पाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। कुछ प्लांट्स जो है वो स्मॉल बैग्स में पहले रखे हुए जाते हैं। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स। कुछ प्लांट्स जो है वो पहले नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं, फिर जो उसके सीडलिंग्स हैं, सैपलिंग्स हैं, दे ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैन्युअली। फिर उसको ऐसे निकाल के ऐसे डीप इनटू सॉइल उसको पेनिट्रेट किया जाता है, उनके रूट्स को। सम फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन द नर्सरी। आपने देखा होगा रोजेस या फिर मैंगोज, उसके भी सैपलिंग्स मिलते हैं नर्सरी में, ये सारे सैपलिंग्स ग्रो होते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding। एक सीड में और दूसरे सीड में डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी, इतना नहीं जितना मैंने दिखाया है। एक सीड और दूसरे सीड में डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो बड़े होते हैं उसके बाद उनके रूट एक दूसरे से ना टकराए, ओवर क्राउडिंग ना हो, उनके बीच में स्पेस रहे, ताकि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है वो आराम से वो प्लांट्स को मिल पाए, वाटर मिल पाए। इसीलिए टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी। दिस अलाउ प्लांट टू गेट sufficient sunlight, nutrients, water from the soil. At a time, few plants may have to remove to prevent overcrowding। कभी कभी ऐसा होता है जो एक प्लांट्स जो है वो दूसरे के एकदम पास में उग जाता है, तो उसको कभी कभी रिमूव भी कर लेना पड़ता है टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। यहाँ पे हमारा सोइंग का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। चलो, मैं हूँ भाग्यश्री, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सॉइल को क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी के लिए हम कोई भी काम करते हैं तो हम खाने में से, फूड में से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वैसे ही सॉइल को जो है वो क्रॉप्स को बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। Soil in the form of nutrients for healthy growth of plants is called as manure and fertilizers। जो भी है substance which is added to soil for healthy growth of plants is called manure or fertilizer। manure जो है वो organic होता है, natural होता है। fertilizers is made up of chemicals। ठीक है। I saw healthy crop growing in the farm। in neighboring farm the plants are weak। एक फार्म में जो है वो प्लांट्स जो है वो हेल्दी है, दूसरे फार्म में जो प्लांट है वो वीक है, बाजू वाले। कैसे? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बस इसीलिए ताकि एक सॉइल में जो है वो न्यूट्रिएंट्स एडेड है, दूसरी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एडेड नहीं है, इसीलिए वो उसकी ग्रोथ जो है वो हेल्दी नहीं हो पा रही है। ठीक है। सॉइल सप्लाई मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट।
These nutrients are essential for the growth of plants. Nutrients which are essential for the growth of plants. In certain areas, farmer grow crop after crop in some field. The field never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the field. अगर हमेशा उस फील्ड में एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के अगर हम ग्रोथ क्रॉप अगर लेते हैं तो वो जो है वो फील्ड के न्यूट्रिएंट्स सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सारे जो है वो ख़त्म हो जाएगा. तो क्या होगा लैंड का? वो लैंड में बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे. फिर नेक्स्ट टाइम जो भी हम लैंड में प्रोडक्शन के लिए जाएंगे, क्रॉप्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे. फिर ज़मीन की हालत ख़राब हो जाएगी, वो सुपिक से नापिक बन जाएगी. चलो देखते हैं नेक्स्ट. कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक सॉइल पुअर. इन न्यूट्रिएंट्स मैंने अभी बताया, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स हो जाती है ज़मीन. Therefore, farmer have added manure to the field, replenish the soil with the nutrients. इसलिए फार्मर्स जो है वो मैन्योर ऐड करते हैं फील्ड में ताकि वो रिप्लेनिश हो पाए, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाए, ताकि वो अच्छी हो पाए, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स. अगर प्रॉपर मैन्योरिंग नहीं हो पाई ज़मीन की तो प्लांट्स जो है वो वीक हो जाते हैं. Manure is an organic substance obtained from decomposition of plants or animal waste. Manure जो है वो organic substance होता है. It is natural, which is formed with the help of decomposition of plants and animal waste. Farmer dump plants and animal waste in pits at open places. आपने कभी गांव में गए होंगे तो देखा होगा ऐसे कचरे के ढेर लगे हुए होते हैं. कचरा कौन सा? जो एनिमल एंड प्लांट वेस्ट है, जो गाय से वेस्ट मिलता है, जो बकरी से वेस्ट मिलता है, जो प्लांट्स का वेस्ट होता है, वो उस वेस्ट को एक जगह जमा करने से वो डिकम्पोज हो जाता है. डिकम्पोज होने के बाद उसमें ह्यूमस तैयार हो जाता है. ह्यूमस जो है वो आराम से लैंड को फर्टाइल कर पाता है. Farmer dump plant animal waste in pit, open places, allow decompose. The decomposition is caused by some microorganisms, right? The decomposed matter is used as organic manure. ये जो है decomposed matter ये organic manure की तरह यूज़ करते हैं और इसमें जो है वो तरह तरह के अलग अलग जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसीलिए हम जो फर्टिलाइजर्स है उसमें पर्टिकुलर एक ही न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन मैन्योर में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो वो जो है वो इसके लिए बेटर होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इट इज़ बेटर. चलो देखते हैं नेक्स्ट. फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. मैंने अभी बताया हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है केमिकल प्रोसेस से. फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस, सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. एग्जाम्पल्स याद रखना. एग्जाम्पल्स कभी आप पेपर में लिखेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है उससे. द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी, मेज. फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है वो फार्मर को हेल्प करता है प्रोडक्शन जो है वो अच्छा करने के लिए, लाइक मैन्योर्स. The fertilizers have become a source of water pollution. लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है वो वाटर पोल्यूशन का सोर्स बन जाता है क्योंकि केमिकल्स जो है वो पानी में ऐड हो जाते हैं. तो केमिकल वाला पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है. पोल्यूटेड पानी अगर जाता है लैंड को तो थोड़ा सा वो डैमेज तो करेगा ही. In order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer with organic manure और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड. या तो हमको ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करना चाहिए फर्टिलाइजर्स का जो है इम्पैक्ट वो बैलेंस करने के लिए, या तो हमको ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो प्लांट्स के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर या क्रॉप्स के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर सॉइल में डालना चाहिए, या फिर प्लांट्स को, क्रॉप्स को वो एरिया जो है कुछ टाइम के लिए 2-3 सीज़न के लिए हमको अनकल्टिवेटेड रखना चाहिए. इससे क्या है,
जो डैमेज हुआ है वो रिप्लेनिश हो पाएगा। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity is replenish the soil with nutrients. Manure जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैन्योर जो है वो छोटे छोटे ऐसे उसमें पोर्स होते हैं जो वाटर होल्ड कर पाते हैं। वाटर होल्डिंग से क्या होता है, ज़मीन में पानी, ज़मीन ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रह पाती है और प्लांट्स के रूट्स को जो है वो मॉइस्चर मिल पाता है, पानी मिल पाता है, तो आराम से वो जो है न्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करता है। चलो नेक्स्ट, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी अच्छा एक ऑप्शन है। मतलब कभी वीट लगा लिया, कभी ऑनियंस लगा लिए, कभी वेजिटेबल्स लगा लिए, कभी कोई फ्रूट्स, कभी कोई ये जो प्लांट्स का है, जो क्रॉप का है वो रोटेशन होता है, तो अलग अलग रोटेशन से अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं। उस हिसाब से ज़मीन के सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ ख़त्म नहीं होते और ज़मीन को जो है वो रिप्लेनिश होने के लिए सही से टाइम मिल पाता है। ठीक है, इसलिए क्रॉप रोटेशन भी इज ऑल्सो नेसेसरी। चलो नेक्स्ट, this is done by growing different crops alternately. Earlier farmer in North India used to grow legumes as a fodder in one season and wheat in the next season. मैंने अभी बताया, this help in replenishment of soil with the nitrogen. Farmers are being encouraged and to adopt this practice. Farmers को जो है इस practice को adopt करने के लिए encourage करना चाहिए। In the previous classes you have learned about rhizobium bacteria. These are present in nodules of the roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. Atmospheric nitrogen जो है वो नोड्यूल्स के रूट्स के लिग्मिनस प्लांट्स में एब्जॉर्ब कर लेते हैं आराम से, इसीलिए वो जो है वो बैक्टीरिया जो है, वाटर है, वो सही से होल्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर इज मैनमेड ऑर्गेनिक सॉल्ट, सही बात है। फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल होता है, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांटिसाइड्स। कैटल डंग, काउ डंग, इससे जो है मैन्योर जो है डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है, उसके बाद में मैन्योर तैयार होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। ह्यूमस जो है वो सॉइल में ऐड नहीं कर पाता है फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है वो पर्टिकुलरली एक ही न्यूट्रिएंट में वो रिच होता है। जैसे यूरिया में होता है, फॉस्फेट में, सल्फेट में, तो जो है अलग अलग तरीके के जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं कर पाता है, जो कि मैन्योर कर लेता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, मतलब पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब जो मैन्योर जो है वो लेस रिच होता है क्योंकि वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता है। और फर्टिलाइजर्स आपने ऐड करते हुए देखा होगा फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। पर्टिकुलर प्लांट्स को पर्टिकुलर अगर फर्टिलाइज़र चाहिए है तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है टू ऐड फर्टिलाइजर्स। लेकिन अगर सारे टाइप के चाहिए हैं तो सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए तो मैन्योर ऐड करना ही कभी भी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। The organic manure is considered better than the fertilizer. This is because it enhance the water holding capacity of soil. ये हमने देखा है।
क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं, इसीलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की बढ़ जाती है. इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. सॉइल जो है वो सॉइल में पोर्स बढ़ जाते हैं, इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ एयर वो जो है आराम से हो पाता है. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. मैन्योर जो है वो डिकम्पोजिशन से बनता है. डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स इनकी हेल्प से होता है. तो इनमें ऑलरेडी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो माइक्रोब्स फ्रेंडली है माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म फार्मर के, इसीलिए इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. राइट. मैन्योर. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल. ये भी हमने देखा है, सॉइल की क्वालिटी बढ़ा देता है, सॉइल का टेक्सचर सही कर देता है. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. नेक्स्ट टॉपिक, इरिगेशन. सी, इरिगेशन. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. हाँ, पानी ज़रूरी है. हमारा शरीर भी पानी से बना है, प्लांट्स भी 90% पानी से ही बने हुए होते हैं. वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट. मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, प्लांट के रूट में जो पोर्स होते हैं उसमें से जो वाटर वो प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. प्लांट कंटेन 90% ऑफ वाटर. राइट. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. अगर पानी ही नहीं होगा तो सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए पानी जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जर्मिनेशन के लिए. न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. सपोज ये देखो, ये प्लांट है, ये उसके रूट्स से पानी जो है वो वाटर जो है वो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये जो है वो ईच पार्ट प्लांट के पहुंचाते हैं. ठीक है. क्या क्या? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर भी. वाटर आल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर. हॉट एयर मतलब, हॉट एयर करंट मतलब गर्म हवा. गर्म हवा से कैसे कभी कभी प्लांट्स को हार्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इसीलिए जो है वाटर प्रोटेक्ट करता है हॉट एयर से और फ्रॉस्ट से भी. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. फील्ड को जो है वाटर रेगुलरली देना चाहिए. टू मेंटेन सॉइल फॉर हेल्दी, मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए हमको प्लांट्स को जो है वो रेगुलरली वाटर देना चाहिए. फील्ड को जो है वो रेगुलरली वाटर देना चाहिए. सॉरी फॉर दैट. सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इरिगेशन. रेगुलर इंटरवल्स, इंटरवल ऑफ टाइम. राइट. Water supply to the crop at regular interval of time, it's called as irrigation. The time and the frequency of irrigation varies crop to crop. अलग अलग क्रॉप को अलग अलग पानी की ज़रूरत होती है, अलग अलग टाइम पे पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये जो है वो क्रॉप टू क्रॉप वेराई करता है. इरिगेशन किस तरीके से किया जाता है. ठीक है. सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन. इन समर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई. हाँ, समर सीज़न में ज़्यादा चाहिए क्योंकि समर में धूप ज़्यादा होती है. धूप ज़्यादा होती है तो पानी वेपोराइज हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है, इसीलिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है. पानी प्लांट्स को भी ज़्यादा लगता है, हमको भी ज़्यादा लगता है समर सीज़न में. वाई इट इज़ सो? वाई इज़ इट सो? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट, ऑफ वाटर? सही बात है. Sources of irrigation. The source of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes. पानी कहाँ से आता है? Wells, tube wells, ponds, lakes, नदियाँ, डैम्स, कैनाल्स. इनसे हम पानी निकाल के वाटर को पानी देते हैं, फील्ड को पानी देते हैं. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. ठीक है. वाटर अवेलेबल इन वेल्स, lake, canal is lifted up by different regions for taking it to the field.
अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीका है पानी को वेल से, कैनाल से बाहर निकालने का, लेक से। इस तरीके को ट्रेडिशनल मेथड्स बोलते हैं। ये कैसे किया जाता है? मोट से, चेन पंप से, कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दैट। ह्यूमन लेबर जैसे अभी ये दिख रहे हैं आपको, ये पानी जो है रस्सी के सहारे, पुली के सहारे अंदर जाएगा, अंदर ये फिर भरा हुआ कोई खींचेगा, फिर एक जन जो है वो उसको पानी को पोर करेगा, फिर ये पानी ऐसे छोटे छोटे नालों के ज़रिए जो है वो फील्ड में पहुंचेगा। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स वेरी मच लेबर, वेरी मच टाइम। इसीलिए आजकल जो है नई मेथड्स आई है, नई नाउअडेज स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम। वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, आगे के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मोट। ये जो है ये मोट है, इसको हम पुली के ज़रिए हम पुली के सहारे हम खींचते हैं पानी, और पानी जो है वो ऐसे फ्लोट होके फिर फील्ड में जाता है। नेक्स्ट, चेन पंप। चेन के सहारे जो है वो चेन पे एक बकेट बंधी हुई रहती है, फिर ये पानी खींचती है, पानी ऐसे नाले से बह के, पाइप से बह के फिर नाले में जाता है, फिर छोटे छोटे नालों के ज़रिए ये फील्ड में पहुंचता है। कुएं से, ढेकली के ज़रिए ये जो है वो इससे बंधा हुआ रहता है, फिर ये अंदर जाता है, उससे पानी निकालता है बकेट से फार्मर, फिर वो बकेट यहाँ पे पोर करता है। पोर करने के बाद जो है यहाँ से छोटे छोटे ऐसे नाले बने हुए होते हैं, रूट्स बने हुए होते हैं, जो ऐसे वाटर को पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसको कहा जाता है ढेकली, राहट। ये है लीवर सिस्टम। इसको बैल के सहारे इसको पुली को घुमाया जाता है, पुली को घुमाते हैं, फिर इससे पानी ऐसे निकलता है, फिर वो खेतों में जाता है। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इज यूज टू रन द पम्प। वैसे बैलों के सहारे भी किया जाता है, लेकिन सोलर एनर्जी और मशीन्स के द्वारा भी ये किया जाता है। चलो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। Modern methods of irrigation help us to use water economically, and main method are used as follows. The main method are used as follows. That is sprinkler system. This system is more useful on uneven land. जो लैंड होती है वो जो अनइवन होती है, जो सेम लेवल की नहीं होती, अलग अलग तरीके की होती है, वो स्प्रिंकलर को उसमें यूज़ किया जाता है। ये मोर यूज़फुल होता है। सफिशिएंट वाटर जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता है तो वहाँ पे स्प्रिंकलर हम डालते हैं। तो परपेंडिकुलर पाइप स्प्रिंकलर कैसे होता है? ये एक मशीन के सहारे यहाँ से पानी आता है, पानी ऐसे इस पाइप के ज़रिए इन पाइप्स तक जाता है, बड़ी बड़ी पाइप्स तक, फिर ये छोटे पाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये परपेंडिकुलर पाइप होती है, एक पैरेलल पाइप्स। ठीक है, ये पैरेलल पाइप्स होती है और उसको परपेंडिकुलर पाइप्स होती है। फिर ये पाइप्स के सहारे पानी ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे एक नोज़ल होता है, नोज़ल के सहारे पानी जो है वो पूरे फार्म में ऐसे स्प्रिंकलर किया जाता है, तो आराम से पूरे फार्म में जो है वाटर स्प्रिंकलर हो जाता है। आजू बाजू का जो एरिया है वो वेट हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है। चलो देखते हैं। The perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to main pipeline at a regular interval. मैंने अभी बताया, when the water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of pump, it escapes from rotating nozzles. ये nozzle जो है वो रोटेट होते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो पानी जो है वो ऐसे 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 घूमता रहता है और पानी जो है ऐसे ऐसे राउंड शेप में सर्कुलर मोशन में स्प्रेड होता रहता है, स्प्रिंकल होता रहता है। तो आराम से जो आजू बाजू का एरिया है वो मॉइस्चर हो जाता है। It gets sprinkled on the crop as it raining sprinklers. It is very useful for lawn, coffee plantation and several other crops too. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं ड्रिप सिस्टम। In this system, the water falls drop by drop. ये जो है इस सिस्टम में क्या किया जाता है, ये पानी के ज़रिए, ये तो कॉमन ही है,
यहाँ से जो है वो छोटे छोटे पाइप जो है वो ऐसे स्प्रेड किए जाते हैं पूरे फार्म में, और जो है वो जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे एक डिप होता है, एक छोटा सा होल होता है, और उस होल के ज़रिए पानी जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स को मिलते रहता है, इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम, राइट। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डनिंग ट्रीज। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, इसमें वाटर वेस्ट भी नहीं होता है। जो अलग अलग वीड्स ग्रो करते हैं उनको फिर वाटर नहीं मिल पाता, क्योंकि ये डायरेक्टली टू द रूट पहुंच जाता है ड्रिप बाय ड्रिप। Water is not wasted at all. It is boon in the region where availability of water is poor. Next is protection from weeds. Weeds से जो है वो प्रोटेक्ट कैसे कर पाते हैं हम अपने क्रॉप्स को, प्लांट्स को, वो अभी हम देखेंगे। सॉरी। बूझो एंड पहली वेंट टू नियर फील्ड। कोई दो लोग हैं जो नियर के फील्ड में गए हैं, वहाँ पे उनको क्रॉप्स के साथ साथ कुछ और प्लांट्स भी उगते हुए दिखे। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो भी उगते हुए दिखे, उसको हम क्या कहेंगे, वीड्स कहेंगे, राइट। इन द फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। नेचुरली आते हैं कभी कभी नहीं, हमेशा ही। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो इस वीड्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय कल्टिवेशन। फर्टिलाइजर्स हम स्प्रे करते हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स जो है हम स्प्रे करते हैं। जो अनवांटेड वीड्स हैं वो निकल जाते हैं ताकि आराम से फिर क्रॉप्स को हमारे फर्टिलाइजर्स मिल पाए, ठीक है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड एज वीडिंग। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for watering nutrients. जो क्रॉप प्लांट के हिस्से का पानी है, न्यूट्रिएंट्स है, जो वीड प्लांट्स ना ले सके, इसीलिए वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो है वो कंपटीशन में ग्रो करते हैं अपने क्रॉप्स के साथ, इसीलिए वीडिंग प्रोसेस इज़ वेरी नेसेसरी। सम वीड इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। हाँ, some weeds are interfering in harvesting and may be poisonous to the animals. ये poisonous, कुछ weeds जो है वो poisonous भी हो सकते हैं अगर animals ने गलती से खा लिया, या फिर कोई भी animals ने, या फिर हमने भी कोई भी plants ऐसे जो poisonous होता है वो गलती से खा लिया तो हमारी body को बहुत डैमेज कर सकता है। इसीलिए weeds को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट। फार्मर adopt many ways to remove weeds, control their growth. टिल्टिंग भी है। टिल्ट करने से क्या है, उनके रूट जो है वो ऊपर आ जाते हैं, रूट सूख जाते हैं, उसको पानी नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो फिर डेड हो जाते हैं। क्रॉप हेल्प अपरूटिंग किलिंग वीड्स, राइट, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। सॉरी। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर वी प्रोड्यूस फ्लावर्स और सीड्स और फ्लावर्स आने से पहले अगर वीड्स को हम रिमूव करते हैं वो बेस्ट टाइम होता है। मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, अपरूटिंग द कट एंड और कटिंग देम। मैनुअल रिमूवल भी होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी और अ सीड ड्रिल। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स लाइक वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स जो है वो स्प्रे किया जाता है फार्म पे, जैसे यहाँ पे शोन है ना। वीडिसाइड जो है वो हार्मफुल होता है, इसीलिए फार्मर जो ने है अपना मुंह ढक के रखा है। वीडिसाइड्स पॉइजनस होता है, तो वीडिसाइड जो है वो वीड्स पे जाता है। वीडिसाइड्स होता है इसीलिए वो क्रॉप जो है वो उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाता, और जो वीड्स है वो मर जाता है इससे। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स before flowering and seeds of formation. Spraying weedicides may affect your health of farmers. So मैंने अभी कहा, so they should use chemical very carefully. They should cover their nose, mouth with a piece of cloth during the spraying. Piece of cloth मतलब देखिए यहाँ पे फार्मर ने अपना मुंह ढका हुआ है piece of cloth से। वीडिसाइड जो है वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, इसीलिए
फार्मर को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए वाइल स्प्रेइंग केमिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग। सो टॉपिक हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप बड़ा हो जाता है तब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, तब उसको कट कर लेते हैं क्रॉप को मैच्योर हो जाने के बाद। मतलब उसमें जो है वो सीड्स जो है वो फ्रूट वाले में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स प्रॉपरली ग्रो हो जाने के बाद, सीरियल्स पल्सेस सही से ग्रो हो जाने के बाद हम उसको कट कर लेते हैं, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग crops are pulled out or cut close to the ground. It is usually takes 3 to 4 months for cereal crops to mature. Okay. Harvesting in our country is either done by manually, bicycle or by machine called harvester. This is combined. मतलब ये मशीन ही है हार्वेस्टिंग की। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called as threshing. जो है ग्रेन सीड्स जो है ऊपर उसके कवर लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा कभी किसी फार्म में गेहूँ जो है उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, उस प्रोसेस को रिमूविंग ऑफ दैट कवर इज कॉल्ड एज रिमूविंग ऑफ दैट chaff इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। मशीन जो है उस प्रोसेस को कंबाइन की हेल्प से हम थ्रेशिंग करते हैं। उस प्रोसेस को कंबाइन की हेल्प से हम शाफ्ट को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग, राइट। चलो नेक्स्ट, फार्मर विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ्ट बाय विनोइंग ऑल्सो प्रोसेस। उसमें हम शाफ्ट को रिमूव करते हैं ग्रेन्स से। देखते हैं हार्वेस्ट festivals. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day day of the harvest. The sight of golden field of standing crop laden with the grain fill the hearts of the farmer with the joy. अब देखिए 3-4 महीनों की मेहनत के बाद आराम से जब अपना खेत देखते हैं, पूरा उसमें ग्रेन्स आते हैं, पूरा गोल्डन कलर का हो जाता है, जब धान आती है, गेहूँ आता है, तो किसी भी फार्मर को बहुत खुशी होगी ना कि 3-4 महीनों की मेहनत उसकी सफल हो गई। The effort of the past season have borne fruits and the time to relax and enjoy the little. The period of harvest is thus great joy and thus brings great joy in all parts of India. Men and women celebrate with the help of with a great enthusiasm. Special festival associated with harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, नाब्याना एंड बिहू। अलग अलग रीजन में है, जैसे पोंगल होता है साउथ इंडिया में, बैसाखी नॉर्दर्न इंडिया में, होली, दिवाली। हर सीज़न में अलग सीज़न में क्रॉप्स ग्रो होने के बाद ये अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। दिस इज़ टू शो द जॉय एंड हैप्पीनेस, ठीक है। फिर इसको बाद हार्वेस्ट करने के बाद हम फूड को स्टोर कैसे करेंगे। अब इतना बड़ा हमने क्रॉप प्रोड्यूस कर लिया है तो उसको स्टोरेज करना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि बाहर रहा तो धूप से, बारिश से ख़राब हो सकता है, या फिर इंसेक्ट्स जो है वो उसको खा सकते हैं, एनिमल्स भी खा सकते हैं, इसीलिए उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज an important task. If the harvested grain are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insect, rats, microorganisms. Harvested grains have more moisture. अभी हार्वेस्ट किया हुआ है, अभी खेतों से निकाला हुआ, तो उसमें मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर को क्या करते हैं हम, पहले उसको धूप देते हैं, धूप में सुखाते हैं सही से। If freshly harvested grain seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by any organism, making them unfit for use of
नेक्स्ट जर्मिनेशन, राइट। अभी हमने पढ़ा था जो कुछ कुछ सीड्स को इंसेक्ट खा लेते हैं तो वो अंदर से हॉलो हो जाती है। हॉलो जो है, हॉलो सीड्स हम ना यूज़ कर पाते हैं, ना कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर पाते हैं, जर्मिनेशन के लिए यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, और खुद ईटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसको इसलिए ना है, इसीलिए क्या है, पहले जो है फूड प्रोड्यूस को सही से सुखाया जाता है ताकि उसमें का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूख जाए और उसको इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़राब ना कर पाए। हेंस बिफोर सॉर्टिंग देम the grains are properly dried in the sun to reduce moisture in them. This prevents attack by insect pest, bacteria and fungus. सुखा देते हैं सही से तो फंगस भी नहीं लगता है। This is called storage. Farmer store grains in jute bags. आपने देखा होगा किराना भंडार में या फिर बड़े बड़े ऐसे जो गोदाम होते हैं वहाँ पे ये जो है वो जूट बैग्स में रखा हुआ होता है, मेटेलिक बीन्स में रखा हुआ होता है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। क्या बोलते हैं उसको, गोदाम में रखा जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। इसको सही से हम सुखा के सही से कंटेन कर लेते हैं आयरन बीन्स में या फिर जूट बैग्स में। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। ड्राइड नीम लीव्स डालते हैं ताकि उसमें इंसेक्ट ना लगे। नीम कड़वा होता है ना, कड़वा नीम अगर उसमें डाल देंगे तो उसमें इंसेक्ट नहीं लगेंगे। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बैग्स गो डाउन स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट आर टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रोटेक्ट देम पेस्ट एंड ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट जो है, इंसेक्ट जो है, उनसे प्रोटेक्शन के लिए एक खास तरीके का केमिकल जो है वो ऐड किया जाता है फूड में। नाउ नेक्स्ट, फूड फ्रॉम एनिमल्स। मेक फॉलोइंग टेबल। मिल्क कहाँ से मिलता है? काऊ, बफेलो, शिप, गोट, शी कैमल। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also। अभी टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे गोट से मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, हेन्स से चिकन मिलता है, फिश मिलता है। हम उसको ये टेबल में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये एनिमल से मिला हुआ फूड है। कुछ लोग जो है जो फिश खाते हैं, चिकन्स खाते हैं, ये जो है ये फूड ही है। फूड जो है वो एनिमल से प्रोड्यूस किया हुआ फूड। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kind of food. Many people living in coastal areas consume fish, right? मैंने अभी बताया था। A major part of their diet. कोस्टल एरिया में फ़िश का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो फ़िश ज़्यादातर उनके डाइट में पाई जाती है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं वो हमने देखा है। वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग, हार्वेस्टिंग, इरीगेशन, etc. Similarly, animals reared at home or in the farms have to be provided with the proper food. एनिमल्स को भी सही से फूड दिया जाता है, प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, केयर दी जाती है। when this is done on the large scale it is called as animal husbandry. बहुत सारे आपने देखा होगा, दूध वाला आपके यहाँ पे दूध लाता है, जो भी दूध वाला, उसके यहाँ पे बहुत सारी काउज, बफेलोज लार्ज क्वांटिटी में होती है, वो उसी को एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। मतलब एनिमल्स का पालन पोषण करके उसी से प्रोड्यूस करना, उसी से मिल्क प्रोडक्शन करना, उसी से खाद प्रोडक्शन करना, मिल्क प्रोडक्शन करना, जो है उसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है एंड। ये जो है ये कीवर्ड्स है, आप इसको पढ़ लेना सही से। ये सारे कीवर्ड्स जो है वो चैप्टर में समझाए गए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।